गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड कंटेंट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश किए थे नाउन और नाउन के जितने 4 कंटेंट्स हैं, जैसे नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। मैंने पिछले वीडियो में पर्सन और केस के बारे में बताने की कोशिश की थी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 अंग हैं, जो 8 पार्ट्स हैं, उसमें पहला नाउन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड है प्रोनाउन। आज मैं प्रोनाउन के बारे में बहुत शॉर्ट में और जो रिक्वायर्ड है, जितनी जानकारी रखनी चाहिए कम से कम, मैं उतना कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड दैट प्रोनाउन क्या होता है कि किसी संज्ञा, किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त शब्द होता है। हम लोग रटते आते हैं, लेकिन अब मैं यही बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि रटने की कोशिश ना करें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपका जानकारी अच्छी हो, तो कभी भी एनी टाइम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे किसी कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम में प्रोनाउन का या नाउन का कोई डिफिनीशन नहीं आता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जब आप ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं तो जानकारी होनी ही चाहिए। प्रोनाउन संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द होता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज जस्ट इंस्टीड ऑफ ए नाउन। मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। एक मैंने क्राइटेरिया पूरा कर दिया, इसलिए कि मतलब सिर्फ ऐसे ही मैं लेक्चर दूँ और कुछ सामने ना हो तो पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो मैंने इसलिए समय को बचाने के लिए, मैंने चूँकि टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले ही नोट कर लेता हूँ जानबूझ करके। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के बदले, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बार बार हिंदी का ही प्रयोग करता हूँ। मैं इसीलिए कि जो भी हमारे रूरल साइड के जो बच्चे होते हैं या कोई भी बच्चे जिसका इंग्लिश वीक होता है, तो सबसे पहले उसको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी पूरी तरह से हो, इसलिए मैंने हिंदी शब्द का प्रयोग मैं बार बार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसका मैं हिंदी ही बताते चलूँ। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप ग्रामेटिकली कॉन्टेंट्स में स्ट्रांग रहेंगे, तो आगे हम लोग लैंग्वेज के दृष्टिकोण से भी काम करेंगे कि कैसे हमारी लैंग्वेज फ्लुएंसी बढ़ेगी। स्पीकिंग हो या लिटरेचर हो या कंपोजिशंस हो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमारा पर ग्रामेटिकल कॉन्टेंट से स्ट्रांग होना चाहिए। और ये स्ट्रांग रहेगा तो आई थिंक कि आप लोग लैंग्वेज में कुछ भी ईजिली करेंगे। खैर, तो ये हमारा डिफिनीशन है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। एक सामान्य सा परिभाषा है, डिफिनीशन है, जो हम लोग बचपन से रटते हैं। इतना तो कम से कम हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। हम लोग काइंड्स के माध्यम से, हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि प्रोनाउन कौन कौन है। हम लोग डिफिनीशन रट लिए, लेकिन हमारे पास सामने एग्जाम्पल्स होता है तो हम अच्छी तरह समझ पाते हैं कि प्रोनाउन है क्या। एक तो क्लियर हो गया कि संज्ञा के बदले में या नाउन के बदले में प्रयुक्त शब्द है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमेशा माइंड में सेट रहेगा कि इन शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ मैंने काइंड्स के रूप में हमने 10 यानी कि 10 लिखे हैं, 10 काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डोमेस्टेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो हमारा ये पहला जो काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन, पहले इसके बारे में जानिए। देखिए, जो पर्सन हम लोग पढ़े थे, जैसे नाउन के अंतर्गत पर्सन एंड केस, तो पर्सन पढ़े थे। पर्सन में क्या पढ़े थे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो कहीं ना कहीं पर्सन को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति को डिनोट करता है। तो उसी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आई, वी, यू एंड जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में जो मैंने लिखा था एंड प्लूरल में दे लिखे थे, तो इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड होता है पोसेसिव प्रोनाउन। आप केस का टेबल याद किए होंगे तो याद होगा आपको कि केस में मैंने पोसेसिव केस लिखा था। जो थर्ड हमारा पार्ट था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। तो पोसेसिव मैंने 2 पार्ट किया था, पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। तो उस पोसेसिव प्रोनाउन को आप याद करेंगे तो मैंने लिखा था ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं का पोसेसिव मैंने प्रोनाउन लिखा था। माइन, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हीज, ऐसे मैंने करके लिखा था। सी का हर्स, इट का मैंने कुछ नहीं लिखा था, इट का नहीं होता है यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन। और दे का देयर्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसको मैंने यूज भी लिया था, कुछ सेंटेंस में मैंने बताने का कोशिश भी किया था। इसके बाद हम लोग इसको फिर एक बार देखेंगे सेंटेंस में, यदि थोड़ा बहुत समय देना चाहूँगा तो। फिर थर्ड हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है, हालांकि पॉसेसिव का अधिकारवाचक होता है, मैं हिंदी बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव में होता है निजवाचक, यानी कि हम लोग स्वयं का जहाँ प्रेजेंटेशन करना हो कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं स्वयं करता हूँ, तो यानी कि एक तरह से आप इसको इजली ये समझिए कि स्वयं का अंग्रेजी होता है। लेकिन अब कहने का मतलब वो स्वयं का इंग्लिश होता है, तो स्वयं का इंग्लिश हम इतना क्यों लिखे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का स्वयं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, वह अपना काम करता है तो ही डज हिज वर्क हिम सेल्फ। तो यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा तो उसी के अनुसार हम स्वयं का इंग्लिश लिखेंगे। जब कर्ता स्वयं काम करता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि योर सेल्फ एंड योर सेल्फ मैंने दोनों लिखा है। जब आपको लगेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कि हमने बताया था पर्सन में कि यू जो हो सिंगुलर में भी आता, सिंगुलर नंबर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, सेकंड पर्सन जो है। तो सिंगुलर नंबर में यू करेंगे तो जैसे लगेगा कि तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, चाहे पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा यू के रूप में तो वहाँ पर योर सेल्फ लिखेंगे, मतलब तुम अपना काम स्वयं करते हो, सपोज कीजिए, तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ होगा। और तुम लोग रहेगा चाहे आप लोग रहेगा तो योर सेल्फ होगा। यहाँ पर एक और हिंदी जाने कि योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ्स, इसकी ज़रूरत ट्रांसलेशन में पड़ती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चे आपस में झगड़ते हैं, तो मान लीजिए द चिल्ड्रेन क्वेरल देम सेल्फ्स वहाँ लिखेंगे, यानी कि आपस में। वहाँ मतलब स्वयं झगड़ते हैं या आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कि पूछते हैं कि सर आपस में का इंग्लिश क्या होगा, तो जैसा सब्जेक्ट उसका आपस में। मैं स्वयं, हम लोग स्वयं यह काम करते हैं तो वहाँ पर आवर सेल्फ हो जाएगा। तुम लोग स्वयं यह काम करते हो, तुम योर सेल्फ हो जाएगा। तुम लोग आपस में स्वयं झगड़ते हो तो वहाँ पर आपस में रहेगा तो योर सेल्फ, और चाहे स्वयं रहेगा तो योर सेल्फ, जब सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि जोरदार, इसको हम लोग जोरदार बोलते हैं। हम लोग एक ग्रामेटिकल कॉन्टेंट्स के रूप में भी आगे पढ़ेंगे इसको, इम्फेटिक को जानेंगे कि इम्फेटिक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं सेंटेंसेज में। तो 3 तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जब वो इम्फेटिक अलग से हम लोग काम करेंगे। तो इसमें मैंने डॉट 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 दे दिया है क्योंकि इम्फेटिक में भी सेम टू सेम यही होता है, सिर्फ आपका तरीका हो जाएगा सेंटेंस का अलग। जैसे हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मतलब कि मैंने बाघ को स्वयं मारा है। मतलब कि जब एक सब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन हो या प्रोनाउन हो और उसको हम जोर डालने के लिए कहें, माने जोरदार तरीके से कहें कि उसने स्वयं ही किया है, तो इस सेंस में हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि आप जब इसको रिफ्लेक्सिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम लोग जोरदार मतलब इम्फेटिक के रूप में ही प्रयोग करते हैं, उसके लिए अलग से वर्ड नहीं लाते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ टोल्ड दिस मैटर, मतलब उसने स्वयं ही इस बात को कहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट पर यदि जोर दे करके, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यदि जोर दे करके स्वयं का इंगित करें हम, तो वहाँ भी हम लोग इसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने इम्फेटिक में डॉट 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 दे दिया, दोबारा ना लिखना पड़े। इसके बाद 5 होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इसका हिंदी होता है संकेतवाचक। जैसे हम लोग संकेत करते हैं ना, यह, वह, ये सब, वो सब, तो इसी को हम लोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये तो मैंने आसान है। अब दिस दैट का मीनिंग जानते हैं कि यह होता है, वह होता है, दीज, इसी का मतलब ये प्लूरल होता है। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। जब सिंगुलर रहेगा तो दिस दैट प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो दीज दोज करेंगे। तो ये हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब कि यह, वह, ये सब, वो सब, इस रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट होता है अनिश्चयवाचक, जिसकी क्वांटिटी आपको निश्चित न लगे। ऐसा प्रोनाउन जिसकी क्वांटिटी आपको निश्चित न लगे कि यह कितना है, उसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नो वन, नथिंग, एनी। तो इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं है। समबडी मतलब कितने, कुछ लोग, ठीक है। एनीबडी कोई भी, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब कि सभी, नन मतलब कि कोई नहीं। तो इस तरह से इसका आप मीनिंग देखेंगे तो यह क्लियर नहीं होगा कि कौन और किस तरह के, मतलब कौन है, कितने हैं, ऐसा पता नहीं चलता है। इसलिए इसको अनिश्चयवाचक के रूप में रखते हैं हम लोग। इसका थोड़ा बहुत यूज़ देखेंगे, पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यष्टिवाचक। हिंदी में इसका होता है मीनिंग व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है एक तरह से, व्यष्टि मतलब कि बांटने के सेंस में होता है, जैसे ईच, आइदर और नाइदर। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, जैसे ईच है तो हम लोग कहते हैं ईच ऑफ देम, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ अस। तो उस सेंस में हम लोग, माने हम लोगों में से कोई एक, माने प्रत्येक, चाहे एक के रूप में लेते हैं,
या उन लोगों में से कोई एक, तो इस सेंस में ये इसका प्रयोग होता है, ईच ऑफ। आइदर नाइदर लगभग इसी के माने मीनिंग में होता है। आइदर मतलब कोई एक होता है, मतलब उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक भी नहीं। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि आइदर ऑफ देम इज़ माई इनेमी, उनमें से कोई एक मेरा शत्रु है। चाहे ईच ऑफ यू इज़ माई फ्रेंड, तुम में से प्रत्येक, चाहे उनमें से कोई एक मेरा मित्र है। तो इस तरह से हम लोग ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। कोई नहीं, कोई एक। ईच मतलब भी प्रत्येक होता है। रेसिप्रोकल होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पारस्परिक। पारस्परिक मतलब होता है एक दूसरे से। जहाँ भी इसका मतलब कि आपको यूज़ करना हो प्रोनाउन के रूप में, एक दूसरे से या एक दूसरे को, से रहे चाहे को रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे को चाहे एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ईच अदर और वन अदर, दो वर्ड हैं। तो ईच अदर का मीनिंग क्या होगा, वन अदर का मीनिंग क्या होगा। आप बहुत सारे ग्रामर के बुक देखेंगे, उसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन वाला चीज़ मिलता है। मैंने कई तरह के ग्रामर के बुक देखे हैं, मतलब कि टीचिंग के ड्यूरेशन में, कि आखिर इसको क्लियर किया जाए कि ईच अदर कहीं कहीं दे देता है ईच अदर वन अदर, बस एक दूसरे से देख लेता है। लेकिन यह क्लियर जरूरी है ना कि ईच अदर का मीनिंग क्या होगा, वन अदर का मीनिंग क्या होगा। तो मैंने पाया कि ईच अदर का होता है जब दो के बीच में करना हो। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दोनों एक दूसरे से दूसरे को सम्मान करते हैं, तो राम एंड श्याम बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर हो जाएगा। और जब दो से ज़्यादा होगा तो ये वन अनदर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम, श्याम एंड मोहन, रेस्पेक्ट वन अनदर वहाँ हो जाएगा। चाहे वे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो दे रेस्पेक्ट वन अदर, दे लव वन अदर, यानी कि सभी एक दूसरे का, मतलब कि वे लोग एक दूसरे का प्यार करते हैं। तो जो भी हो, तो मतलब सब्जेक्ट दो से ज़्यादा रहेगा तो वन अदर, और सब्जेक्ट यदि दो रहेगा, मतलब दो में कोई भी हो, नाउन या प्रोनाउन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सब्जेक्ट आपका दो हो तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से। ये मीनिंग याद रखेंगे, दूसरे से एक दूसरे को। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं हु, होम, हुज, विच, व्हाट, दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि इंट्रोगेटिव टाइप का है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टाइप का है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हालांकि मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा है 10th काइंड्स में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, व्हाट। अब देखने में दोनों तो एक जैसा लग रहा है। अब सोच रहे होंगे दोनों एक जैसा है तो कैसे ये अलग अलग हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे जब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन ही हो, और उसके बदले में हम लोग रिपीटेड वर्ड यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। कहीं ना कहीं उसके बदले में हम बार बार उस बॉय को बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो उस सेंस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग रिलेटिव कहेंगे। एक तरह से यह आसान तरीके से समझिए कि जब हम किसी सेंटेंस को, जिसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ पर हम लोग इस वर्ड को हम जब हु, होम, हुज, विच, व्हाट या दैट को जब यूज़ करेंगे एक तरह से कंजंक्शन के रूप में, हालांकि वहाँ कंजंक्शन नहीं होगा, कंजंक्शन के रूप में यूज़ करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बदले में यूज़ करेंगे वहाँ पर, तब यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न पूछने के लिए करें, जैसे हु आर यू, हम बोलते हैं हु आर यू, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, तो वहाँ पर जब प्रश्न करने के लिए पूछेंगे तब इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस क्या हो जाएगा, ये तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हुम डू यू लाइक, प्रश्न कर रहे हैं हुम डू यू लाइक, तो आप किसको पसंद करते हो, ठीक है। तो हुज इज दिस, माने यह क्या है। तो इस तरह से जब प्रश्न करेंगे तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, या नाउन के बदले में जब यूज़ करते हैं, उसको रिपीट नहीं करना पड़े और उसको हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा यह प्रोनाउन है, और इसका मैं अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से एडवाइस दूंगा कि आप प्रत्येक पर एक एक शब्द बना करके देखेंगे कि मेरे से बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ, यूज़ करने पर। तो इससे तो आसान है, आप सब्जेक्ट के रूप में हमेशा लेते हैं, इसको बना लेते हैं। इसका भी मैंने बताया था, इट्स दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, दिस इज योर्स, मतलब कि इसको हम अंत में यूज़ करेंगे। इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यह मेरा, हमारा, हम लोगों का, तुम्हारा या तुम लोगों का, उसका, उन लोगों का यूज होता है। लेकिन इसको हम लोग एकदम इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि यह घर उन लोगों का है, तो दिस हाउस इज देयर्स, मतलब बिल्कुल उन लोगों का, एकदम इंडिपेंडेंट, अकेले होना चाहिए, तभी हम प्रोनाउन के रूप में इसको यूज़ करेंगे।
इसका मैंने कहा है कि स्वयं का इंग्लिश लिखते हैं जब भी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में, यदि सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ, हम लोग है तो आवर सेल्फ, तुम हो तुम स्वयं काम करते हो, चाहे आप स्वयं काम करते हैं तो योर सेल्फ, प्लूरल में रहेगा तो योर सेल्फ, उसी तरह से हिम सेल्फ, इस तरह करेंगे। और जब उसी सब्जेक्ट को हम लोग जोर डाल के कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि राम ने स्वयं ही यह काम किया है, तो राम हिमसेल्फ, वहाँ पर हिमसेल्फ कर देते हैं, राम हिमसेल्फ, राम हैज़ हिमसेल्फ डन हिज वर्क, तो उसने अपने काम को स्वयं ही किया। जब सब्जेक्ट को हम जोर डाल के करते हैं तो इसी का प्रयोग करते हैं। डेमोस्ट्रेशन में मैंने कहा कि दिस दैट दिस दोज, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, दैट इज अ कैट, जो भी हो, दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, या ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आई लाइक दिस, तो ये सिंगल आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, आई लाइक दैट। तो ऐसे मतलब कि या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इंडिपेंडेंट यूज हो तभी इसको प्रोनाउन करेंगे। एक बात नोट करने वाली चीज़ है, आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी नोटेड दैट, कि हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे, किसी नाउन के पहले मतलब यूज नहीं करना है। इफ़ दिज वर्ड्स आर यूज जस्ट बिफोर ए नाउन, आई थिंक दिस विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। यदि हम इसको नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन में कि जिनको ठीक नाउन के पहले प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएंगे। जब हम एडजेक्टिव बताएंगे आप लोगों काइंड्स, तो उसमें मैं डिटेल कर दूंगा कि कैसे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इन लोगों को हम लोग किसी नाउन के ठीक पहले यूज नहीं करना है, उसके बाद भले प्रीपोजिशन आ जाए और तब नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जो भी हो, लेकिन इसके ठीक बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग कहीं दिखाई देगा तो वो प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको जब बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं एक पता, जैसे आई ईच है तो ईच स्टूडेंट लिखेंगे, ईच स्टूडेंट इज न्यू, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ ईच स्टूडेंट इज न्यू, मतलब प्रत्येक छात्र नए हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट नाउन है तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे लिखना होगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्हीं में कभी आगे मैं इस तरह मैं एक चीज़ पढ़ाऊँगा जब इडर्स वगैरह, तो बताऊंगा कि ईच ऑफ जब लगाते हैं तो यहाँ पर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, और जो एक्सक्लूसिव वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा इसके अनुसार, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन कहलाएगा। यदि हम ईच स्टूडेंट लिख देंगे तो नाउन हो, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ईच ऑफ द, तो इसीलिए ऑफ लाया, जैसे आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ, ऐसे करके ऑफ कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे या कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज़ करके तब हम नाउन यूज़ करते हैं। यदि डायरेक्ट नाउन यूज़ कर देंगे तो वहाँ पर हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से ईच अदर वन अदर, जैसे मान लीजिए मैंने बोथ लव ईच अदर, या मतलब कि राम श्याम एंड मोहन रेस्पेक्ट वन अदर, या लव वन अदर, मतलब कहीं ना कहीं यह दो से ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम वन अदर, और दो रहेंगे तो ईच अदर प्रयोग करते हैं। आइए मैंने कहा कि जैसे हम एक सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट मतलब कि नाउन हो, उसके बदले में उसको बार बार रिपीट, जैसे राम 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 बार बार रिपीट ना करना पड़े, या कोई श्याम होता रहा बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो रिपीट ना करने के सेंस में एक बड़ा सेंटेंस जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं इसको, तो वो होता है रिलेटिव हो जाता है। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए इन्हीं को यूज़ करेंगे तो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से आप सेंटेंस बना करके देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब प्रोनाउन क्या है। और इस तरह से सेंटेंस बनाने से एक और बेनिफिट क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि प्रोनाउंस के अंतर्गत ये वर्ड्स हमने यूज किया था। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये एक एडवाइस करना चाहूँगा कि प्रत्येक शब्द से आप एक एक सेंटेंस बना करके देखेंगे, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिखेंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। वैसे एडजेक्टिव में बताऊंगा, एडजेक्टिव से काइंड्स बताऊंगा, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के काइंड्स में भी आते हैं, तब मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है, कब यही वर्ड प्रोनाउन हो जाते हैं, कब यही वर्ड एडजेक्टिव हो जाते हैं, तो और जगह आपका क्लियर होगा। यहाँ फिलहाल में आपको मैंने सिर्फ प्रोनाउन बताने की कोशिश की है कि प्रोनाउन का ये डिफिनीसन है, ये 10 काइंड्स हैं, ये इसके एक एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होना ठीक नहीं लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसको एक बार, दो बार, 3 बार देखें, और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी गार्जियन या हमारे जो टीचर्स मित्र जो भी हों, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया है, कुछ कमी रह गया है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मैं इसका दिल से स्वागत करता हूँ और करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एडजेक्टिव पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस आज भर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।